आज मैं बात करने जा रहा हूँ तुम लोगों से कि रियल वर्ल्ड में जो मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट्स होते हैं या फिर जो तुम्हारे कॉलेज प्रोजेक्ट्स होते हैं या फिर जो टॉय प्रोजेक्ट्स तुम लोग बनाते हो, उस सब को जब तुम रियल लाइफ ट्रांजेक्शन करते हो तो फिर क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्या एक फॉर्मल डेफिनेशन है मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट की, टाइमलाइन की, रोड मैप कैसे क्रिएट करते हैं, उसमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इन सब पे एक बहुत डिटेल वीडियो होने जा रही है और बहुत मजेदार वीडियो होने जा रही है, तुम लोग एंजॉय बहुत करोगे। वीडियो देखते रहो, इस सब पे आज हम बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ, मैं ये सोच रहा था इस वीडियो को बनाने के ऊपर कि बहुत सारे लोग जो है वो मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट बनाते हैं या फिर वो कैगल से डेटा सेट लेते हैं या फिर वो सुपरवाइज लर्निंग करते हैं, सुपरवाइज लर्निंग करते हैं, बहुत सारी चीजें। इस पे पूरी प्लेलिस्ट प्रेजेंट है पहले से, अगर तुम लोग देखना चाहो तो जाके देख सकते हो। आज मैं बात करूंगा कि एग्जैक्टली जब हम लोग कोई मशीन लर्निंग टाइमलाइन डिफाइन कर रहे होते हैं या फिर कोई भी एक रियल वर्ल्ड यूज केस सॉल्व करेंगे, कोई भी प्रॉब्लम बिजनेस स्टेटमेंट आएगा तो उसमें क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए। मैंने कुछ यहाँ पर पॉइंटर्स बनाए और मैं तुम लोगों से इस पे बात करना चाहूंगा। एक एक करके बात करते हैं। थोड़ी सी वीडियो जो है वो इंटरेस्टिंग है और थोड़ी डिटेल्ड है, तो फिर वीडियो देखते रहना। सब पे बात करते हैं। सबसे पहले जब भी सोचो कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है या कहीं पे तुम जा रहे हो और तुम मशीन लर्निंग या डेटा साइंस का कोई भी चीज जो है वो एम्प्लॉय करना चाहते हो, कोई भी मैकेनिज्म, कोई भी मेथोडोलॉजी, कोई भी एक सॉल्यूशन जो कि तुम यहाँ से डिराइव करोगे, तो सबसे जो फर्स्ट चीज होती है वो होती है कि तुम अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझो और उसको एक बड़े पिक्चर में, यानी कि एक गार्गेंचुअन पिक्चर में या फिर एक क्लोजर पिक्चर में उसे देखो। अब इसमें समझो, फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हें कोई यूज केस सॉल्व करना है, अगर तुम्हें मशीन लर्निंग कहीं इंडस्ट्री में अप्लाई करनी है या फिर हेल्थ केयर में अप्लाई करनी है या फिर कहीं और अप्लाई करनी है, तो तुम सिर्फ उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को वहीं पे नहीं देखोगे, उसको एक बड़े लार्जर स्केल में एक बड़ी पिक्चर में देखोगे कि अगर मैं यहाँ सॉल्यूशन डिप्लॉय करता हूँ तो वो क्या क्या जो आप कह लीजिए प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व कर रहा होगा। तो इसमें भी जो है वो कुछ पॉइंटर्स हैं जिसका तुम्हें ख्याल रखना चाहिए। जो भी मशीन लर्निंग इंजीनियर्स हैं या फिर डेटा साइंटिस्ट हैं या फिर अपकमिंग डेटा साइंटिस्ट हैं, उनके लिए मैं बता रहा हूँ सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्या है। जब भी तुम कोई बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो तुम किस चीज को लेके सॉल्व कर रहे हो और तुम उससे अचीव क्या करना चाहते हो, तुम्हारा वो एंड गोल क्या है, ये तुम पहले सबसे पहले डिफाइन करो। कहीं पे भी जाओ किसी क्लाइंट के पास या फिर तुम कंपनीज में भी हो तो सबसे पहले डिफाइन करो कि तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्या है और उसका जो बिजनेस टर्म्स में एंड गोल होगा वो क्या होगा। तो एक यहाँ पर जो है वो तुम्हें क्लैरिटी आएगी तुम्हें एग्जैक्टली करना क्या है। उसके बाद जो है सॉल्यूशन काम कैसे करेगा, जो भी तुम सॉल्यूशन प्रपोज करोगे वो कैसे काम करेगा, उसका आर्किटेक्चर क्या होगा, ये सेकंड पॉइंट होता है जो तुम्हें ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद करंट सॉल्यूशंस या फिर वर्क अराउंड क्या हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी के टाइम पे अगर तुम कहीं इंडस्ट्री में जा रहे हो या फिर किसी फैक्ट्री में जा रहे हो तो ये सॉल्यूशन तो जो तुम प्रपोज करोगे वो होगा, लेकिन उसको छोड़ के और अल्टरनेटिव्स क्या है कि जो तुम्हें वहां पर प्रेजेंट मिलते हैं, या फिर वर्क अराउंड अगर तुम अपनी रिसर्च करते हो, ड्यू डिलिजेंस करते हो, तो फिर तुम्हें और क्या क्या मिलता है ये जो अभी एग्जिस्टिंग सॉल्यूशन है। और जब तुम कोई चीज प्रपोज कर रहे हो तो फिर वो उससे कैसे डिफरेंट है या फिर उससे कैसे जो है वो बहुत ज्यादा एक एक्स फैक्टर लाती है, ये भी तुम्हें बात ध्यान रखनी चाहिए। उसके बाद तुम्हारा जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसको तुम्हें डिफाइन करना होगा कि क्या ये सुपरवाइज लर्निंग है, अनसुपरवाइज लर्निंग है, ऑनलाइन चलेगा, ऑफलाइन चलेगा, कैसे होगा। तुम्हें सबसे पहले प्रॉब्लम को देख के उसे कन्वर्ट करना होगा। मतलब कोई भी अगर स्टेक होल्डर है या फिर एक मैनेजमेंट का बंदा है, वो सबसे पहले तुम्हें बताएगा कि भाई प्रॉब्लम ये है, लेकिन उस प्रॉब्लम को समझ के तुम्हें कन्वर्ट करना होगा। क्या वो सुपरवाइज लर्निंग है, अनसुपरवाइज लर्निंग है, अगर सुपरवाइज लर्निंग है तो क्या वो रिग्रेशन प्रॉब्लम है या क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है, अगर वो अनसुपरवाइज लर्निंग है तो क्या वो क्लस्टरिंग है या डायमेंशनलिटी रिडक्शन है या रीइंफोर्समेंट लर्निंग की तरह हम लोग जा रहे हैं, क्या है। तो तुम्हें समझना होगा प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी। अब यहाँ पर जो है वो तुम्हारा सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट तुम खुद हो, यानी कि स्टेक होल्डर अगर कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है या फिर कोई होटल मैनेजमेंट का बंदा है तो तुम्हें समझना है उसकी प्रॉब्लम से कि क्या ये किस टाइप की प्रॉब्लम है जिसको मैं सॉल्व करूंगा और मशीन लर्निंग की टर्मिनोलॉजीज में ये कैसे सॉल्व होगी। यहाँ पे तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट डिफाइन करना। उसके बाद तुम अपना परफॉर्मेंस कैसे मेजर करोगे, मतलब अगर तुम कोई भी चीज सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हो तो किस बेसिस पे जो है वो तुम परफॉर्मेंस दोगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर ये वाली बात भी जो है वो रखना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि जो भी तुम्हारा परफॉर्मेंस मेजर है, मतलब तुम्हारा मशीन लर्निंग मॉडल अगर तुम कहीं डिप्लॉय करते हो और वो जो भी मेजर तुम्हारा है वो कैसे अलाइन होता है, कैसे रेजोनेट करता है बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स के साथ और बिजनेस के जो भी रिक्वायरमेंट है उसके साथ। अगर बिजनेस का है कि सेल्स ज्यादा हो तो तुम्हारा मशीन लर्निंग मॉडल की जो मेट्रिक्स है क्या उसमें ये आता है कि सेल्स ज्यादा हो या वो कुछ और ही बता रहा है। तो ये सारी बातें जो है वो कोऑर्डिनेट आपस में हो रही कि नहीं हो रही, इस पे भी तुम्हें ध्यान रखना जरूरी है। उसके बाद तुम्हारा जो मिनिमम परफॉर्मेंस है वो क्या है और क्या वो बिजनेस बिजनेस ऑब्जेक्टिव रीच कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर तुम्हारी
एक्यूरेसी मॉडल की 75% है या 80% है, तो क्या एग्जैक्टली वो 75-80% जो मिनिमम एक्यूरेसी है वो प्रॉब्लम जो बिजनेस स्टेटमेंट में आ रही है वो सॉल्व हो रही कि नहीं हो रही। अब इसमें ये होगा ना कि जो भी तुम्हारा स्टेक होल्डर है या क्लाइंट है, जो भी तुम पे बिलीव कर रहा है या तुम पे जो है वो सारी रिसोर्सेज जो है वो डिप्लॉय कर रहा है, तो तुम्हारा मिनिमम एक्यूरेसी जो है वो इसकी एक्सपेक्टेशन को मीट करना चाहिए, वरना फिर कोई पॉइंट नहीं है सॉल्यूशन जो है वो प्रपोज करने का। तो ये वाली बात भी जो है वो ध्यान रखना जरूरी है। उसके बाद जो भी हम प्रॉब्लम्स को कंपेयर करते हैं, जो भी हम अलग अलग प्रॉब्लम्स को कंपेयर करते हैं, क्या तुम्हारे एक्सपीरियंसेस या फिर फॉर एग्जांपल तुमने कहीं पे किसी हॉस्पिटल में काम किया है और तब तुम कहीं दूसरे हॉस्पिटल में काम करने जा रहे हो, तो तुम्हारा जो एक्सपीरियंस पहले हॉस्पिटल का है और वहां पर जो तुमने चीजें सीखी हैं और वहां पर जो तुमने चीजें डिप्लॉय की है, उसका लॉजिक, उसकी आइडियोलॉजी यहाँ पे काम आ रही है, अगर आ रही है तो कैसे आ रही है, ये सब सारी चीजें अगर तुम डिफाइन कर दोगे ना तो बहुत इजीली जो है वो तुम कहीं भी किसी न्यू सराउंडिंग या न्यू सिनेरियो में जो है वो चीजें प्रपोज कर पाओगे और अच्छे से उसे डिप्लॉय कर पाओगे। तो ये वाली बहुत बारीक बातें हैं, लेकिन इसका ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद क्या ये प्रॉब्लम मैनुअली सॉल्व हो सकती है? क्या पता कि वो प्रॉब्लम जो स्टेक होल्डर बता रहा हो, मशीन लर्निंग एक्सपर्ट और मशीन लर्निंग डिप्लॉयमेंट तुम करना चाह रहे हो, लेकिन हो सकता है कि वो प्रॉब्लम जो है वो मशीन लर्निंग की जरूरत ही ना हो, वो बात मैनुअली जो है वो इजीली सॉल्व हो जाए। तो जब इजीली सॉल्व हो जाएगी तो फिर मशीन लर्निंग मॉडल्स की जरूरत ही नहीं है। तो तुम्हें यहाँ पर भी जो है वो रैशनल होकर ये वाली बात करनी है कि अगर इन केस तुम उसे मैनुअली सॉल्व कर सकते हो तो मशीन लर्निंग की जरूरत नहीं है, या फिर डीप लर्निंग या फिर और भी कोई टेक्निकल सॉल्यूशन की जरूरत नहीं है अगर वो मैनुअली बहुत इजीली सॉल्व हो रही है। ये वाला भी बात तुम्हें पैरेलली सोचते हुए चलना है। तो उसके बाद तुम्हें जो है वो अजम्पशंस जो भी तुम लोगे या उस प्रॉब्लम को लेके या फिर उसके जो सॉल्यूशन प्रपोज करोगे उसको लेके, वो तुम्हें नोट डाउन करना है और लिस्ट करना है कि मैंने ये चीजें अज्यूम की है और एट द एंड क्या वो चीजें वैसी हैं या नहीं है। मतलब एक होता है हाइपोथेसिस और एक होता है रियल वर्ल्ड में वो चीज होना, तो दोनों डिफरेंट है। तो तुम्हें दोनों लेके चलना है सोचते हुए कि अगर मैं कोई सॉल्यूशन दे रहा हूँ किसी इंडस्ट्री के लिए, कि मुझे लगा कि अगर मैं ये करूंगा मशीन लर्निंग मॉडल के साथ तो फिर मेरा अजम्पशन है कि 50% जो है वो बेनिफिट होगा कंपनी को, उस फैक्ट्री को या फिर उस इंडस्ट्री को, और क्या वो हो रहा है कि नहीं हो रहा, उस मैट्रिक्स को तुम्हें लिखते हुए चलना है। और ये जो भी तुम्हारा एजम्पशन है उसको तुम्हें वेरीफाई करना है, मतलब वेरीफाई करो पॉसिबल हो तो ये फर्स्ट मैंने आपको बताया कि जिसमें आप सिर्फ ये सोचते हो कि मेरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, इसका बिजनेस ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या ये रिलेटेड है, इंटर रिलेटेड है, कैसे है, ये सारी बातें जो ये फर्स्ट पॉइंटर में आ जाती है। अब मैं आगे बात करता हूं और यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है और यहाँ से जो है वो काफी चीजें जो है वो डिफाइन हो जाती हैं, वो है डेटा। अच्छा, मैं एक और वीडियो बनाने का सोच रहा हूँ, DIKW हायरार्की, डेटा इंफॉर्मेशन नॉलेज और विजडम की जो हायरार्की का फ्लो है और उसमें कॉन्टेक्स्ट कैसे एक डिफाइनिंग फैक्टर है, उस पर मैं एक वीडियो बनाने का सोच रहा हूँ, उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अभी हम लोग बात कर रहे हैं मशीन लर्निंग का रियल वर्ल्ड एक सॉल्यूशन जब हम प्रपोज करते हैं तो उसकी टाइमलाइन पे और उसके रोड मैप पे। तो यहाँ पर जो सेकंड पॉइंटर आता है वो आता है डेटा के ऊपर। अब यहाँ पर जो डेटा की बात है उसको इस तरीके से समझो कि जो भी तुम्हारा डेटा जो तुम्हें चाहिए और जिस तरीका दे, जितना चाहिए और जिस तरीके का चाहिए वो तुम्हें लेस डाउन करना होगा। मतलब अगर तुम किसी फैक्ट्री में जा रहे हो मशीन लर्निंग मॉडल को प्रपोज करने, तो तुम्हें यहाँ पर देखना होगा कि तुम्हें डेटा कितना चाहिए, किस तरीके का चाहिए, और वो सारी चीजें डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए ताकि जो स्टेक होल्डर है या फिर तुम्हारा जो मैनेजमेंट का आदमी है, बंदा है, उसको क्लियर हो कि कैसी चीजें हो रही हैं। तो यहाँ पर एक ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आती है। उसके बाद डॉक्यूमेंट करो हर चीज, जो भी तुम्हें डेटा मिल रहा है उसको डॉक्यूमेंट करो। डॉक्यूमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी तुम किसी कंपनी में या ऑर्गेनाइजेशन में या स्टार्टअप में काम कर रहे हो। तो एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है कि हर चीज जो है वो तुम ऑन द स्पॉट डॉक्यूमेंट करते हुए जा रहे हो, ताकि बाद में जो है उसका एक ट्रैक रिकॉर्ड जो है, उसकी लॉगिंग जो है वो मेंटेन रहे। उसके बाद कितना तुम्हें स्पेस चाहिए अपना डेटा को, उसकी एक्विजिशन में कितना स्पेस चाहिए, क्या कोई लीगल ऑब्लिगेशंस है, कोई अथॉरिटी की परमिशन चाहिए कि नहीं चाहिए, ये सारी बातें भी ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिर एक तुम जो वर्क स्पेस क्रिएट कर रहे हो, उसमें क्या इनफ स्टोरेज है जितने तुम्हारा डेटा आ जाए। अगर तुम्हें फॉर एग्जाम्पल डेटा 2 TB का डेटा का रिक्वायरमेंट है और तुमने वर्क स्पेस बना लिया 500 GB का, तो वो बात नहीं बनी ना। तो तुम जितना भी वर्क स्पेस बना रहे हो कि जहां पर सारी चीजें लेके आ रहे होगे, वो कम से कम इतना होना चाहिए कि वो जो भी डेटा, एम्पलीफाइड डेटा आ रहा है, वो वहां पर उसको सफाइस कर जाए। ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। फिर एक्चुअल में ये सब करने के बाद डेटा लो, यानी ये सारी चीजें डिफाइन करो, डॉक्यूमेंट करो और फिर डेटा जो है वो लो। और डेटा को जो है वो ऐसे फॉर्मेट में कन्वर्ट करो कि जो इजिली मैनिपुलेट हो जाए। मतलब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर डेटा जो है वो
एक्सेल में आ रहा है, एक्सेल एक्स में आ रहा है या सीएसवी में आ रहा है, तो फिर तुम उसे पैंडस की डेटा फ्रेम में लेके आओगे ताकि उस पर थोड़ी सी तुम ईडीए कर पाओ, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। अगर नहीं जानते हो तो वीडियो बनाई हुई चैनल पे जाके देख सकते हो। ईडीए करो तो उसकी एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस करके जब तुम चीजें निकालोगे, मीन मीडियन मोड निकालोगे, उसमें क्या नॉइस है कि नहीं है, डेटा में कोई मिसिंग वैल्यूज है कि नहीं है, बहुत सारी बातें होती हैं, तो वो सारी बातें उस डेटा को ऐसे फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दो कि तुम वो एनालिसिस कर पाओ। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और फिर अगर कोई सेंसिटिव डेटा है, इंपॉर्टेंट है, अगर हेल्थ केयर में काम कर रहे हो या फिर कहीं भी और काम कर रहे हो, तो डेटा सेंसिटिव होता है, और जब सेंसिटिव होता है तो उसकी प्राइवेसी का ख्याल रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये मेंटेन करो कि जो भी तुम डेटा ले रहे हो वो एनोनिमाइज्ड है, या फिर कहीं पे भी लीकेज का कोई चांस तो नहीं है। ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। फिर उसका साइज चेक करो, डेटा का टाइप चेक करो, टाइम सीरीज है, सैंपल है, जोग्राफिकल है, किस टाइप का डेटा है, सब कुछ डॉक्यूमेंट करो। डॉक्यूमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी तुम कोई एक क्लाइंट के साथ डील कर रहे हो और उसके साथ एक एक लंबे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो। उसके बाद एक सैंपल, इसे हम लोग कहते हैं स्टैटिस्टिक्स में सैंपल स्पेसिंग। जो भी तुम्हारा टेस्ट सेट है उसका एक सैंपल निकालो और उस सैंपल को अलग रख दो और उसके ऊपर मत देखो। मतलब ये एक टेक्निक होती है, ये एक गुड प्रैक्टिस है कि जब भी तुम कोई डेटा लाते हो तो उसका एक सैंपल निकालो, जिसे हम सैंपल स्पेस कहते हैं, और उसको अलग रख दो। और उसको जो है वो बार बार फिर मत देखो, उसको अलग रखे रहो, और फिर जो है वो अपना एक नॉर्मल जो तुम्हारा एक वर्क फ्लो है उसको डिफाइन करो। तो ये सेकंड पॉइंट हो गया। हमने फर्स्ट पे बात की बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स, तुम्हारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को फ्रेम करना। दूसरा हमने बात किया डेटा को लाना, और डेटा लाते टाइम क्या क्या चीजों का ध्यान रखना, वो उस पर बात की। अब है डेटा को एक्सप्लोर करना। एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस पे मैं जो बात कर रहा था, यहां पर थोड़ा सा डिटेल में बात करूंगा कि डेटा की कॉपी बना लिया करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम मुझे इस पे डेटा एनालिसिस करनी है, इस मोबाइल डिवाइस पे, अगर मैं इसको, ये मुझे मिला और इसी मैंने एनालिसिस स्टार्ट कर दिया और मुझे इसके रॉ फॉर्मेट में जाना है, तब तो फिर मैं जा ही नहीं पाऊंगा, या फिर मुझे बहुत ज्यादा एक बैक स्पेसिंग करनी पड़ेगी इस तक जाने के लिए। तो इसका जो बेस्ट प्रैक्टिस है वो ये है कि जब भी तुम्हें कोई सोर्स फाइल मिले डेटा की, उसकी एक कॉपी बनाओ और उस कॉपी पे काम करो, और जो ओरिजिनल है उसको अलग से रखे रहो, ताकि तुम बैक ट्रैक कर पाओ जब भी तुम्हें देखना हो, या फिर क्लाइंट को दिखाना हो, या फिर कभी तुम्हें कोई एक लीकेज फील हो रही हो, या फिर तुम्हें कोई भी फील हो रहा है कि ये रेजोनेट नहीं कर रहा जो एक्चुअल डेटा था और मेरा मैनिपुलेशन के बाद डेटा जो आ रहा है, या कंपैरिजन करना है या एनालिसिस करनी है। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी डेटा मिले तुमको, उसकी एक कॉपी बनाओ और फिर उस पर काम करो। जो एग्जैक्ट डेटा मिले उस पर शुरू मत हो जाओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, मैंने कई बार गलती की है, इसका ध्यान रखो। ओके, जो भी एक्सप्लोरेशन करो, ध्यान रखो कि उसका जो भी तुम कोड फॉर्मेट ले रहे हो, या फिर जहां भी कोड लिखोगे तुम, जो भी तुम्हारा आईडी होगा, गूगल कोलैब यूज कर सकते हो। गूगल कोलैब ऑनलाइन हो जाता है तो फिर प्रेफर करो, तुम जुपिटर यूज कर रहे हो, जुपिटर जो है वो लोकल होस्ट पे चल जाता है, तुम्हारे सिस्टम पे ही चलेगा, तो जुपिटर यूज कर लो। जुपिटर पे जो है वो जितनी भी एनालिसिस करो उसको डॉक्यूमेंट करो, प्रॉपर कॉमेंटिंग करो उसके ऊपर। अगर तुम कोई भी चीज, जैसे कि अगर डेटा एक्सपोर्ट कर रहे हो, एक्सेल फाइल को, सीएसवी फाइल को अपने जुपिटर नोटबुक पे, तो वहां पर लिखो कि ना कि हम लोग यहाँ पर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, डेटा को ला रहे हैं, तो पैंडस से अगर रीड करा रहे हो तो वहां पर वो कमेंट डाल दो। तो ये सारा कुछ जरूर करो, ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है एक लंबी मशीन लर्निंग टाइमलाइन में। उसके बाद जो भी तुम एट्रीब्यूट या फिर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसको ध्यान से स्टडी करो। ये तो फिर डेटा एक्सप्लोरेटरी एनालिसिस मैंने इस पे बात की है, तो इस पे मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। कि मिसिंग वैल्यूज को, नॉइस को रिमूव करना, यूजफुलनेस को देखना, कोरिलेशन मैट्रिक्स को देखना, डेटा को, मतलब जो उसके फीचर्स हैं उसको किस तरीके से कंबाइन करना, कोरिलेशन मैट्रिक्स का पार्ट है ये, उसमें कोरिलेशन का स्कोर देखा जाता है, वो एक अलग डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग जाएंगे। उसके बाद अगर वो सुपरवाइज लर्निंग टास्क है तो उसका टारगेट वैल्यूज क्या है। देखो, सुपरवाइज लर्निंग क्या होता है, लेबल्स होते हैं और इंस्टेंसेस होते हैं। अनसुपरवाइज लर्निंग में लेबल्स नहीं होते, सिर्फ इंस्टेंसेस होते हैं, तो उसमें ऑटोमेटिकली जो है वो क्लस्टरिंग होने लगती है, अपने आप जो है वो चीजें का ग्रुप बनने लगता है, क्लस्टर्स बनने लगते हैं। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी, जो सुपरवाइज लर्निंग है उसके अंदर तुम्हारे पास लेबल्स होते हैं और डेटा होता है। तो फिर लेबल्स में तुम्हारी टारगेट वैल्यू क्या है, क्या तुम प्रिडिक्ट करवाना चाह रहे हो, और किन चीजों के बेसिस पे करवा रहे हो, वो सब चीजें डिफाइन करो। तो जिन चीजों के बेसिस पे करवा रहे हो वो तुम्हारे फीचर्स हैं, जिसको तुम प्रिडिक्ट करवा रहे हो वो तुम्हारा टारगेट है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफाइन करना कि एग्जैक्टली तुम्हारा कौन सी चीज क्या है किसी भी मशीन लर्निंग प्रॉब्लम में, खासकर सुपरवाइज लर्निंग में। उसके बाद तुम आगे देखोगे और एक्स्ट्रा डेटा जो है वो, जो भी तुमने एक्स्ट्रा डेटा तुमने रखा हुआ है उसके बेसिस पे फिर तुम वो टेस्ट डेटा जो तुमने अलग से निकाल के रखा था, अगर तुम्हारा मशीन लर्निंग मॉडल अच्छा बन जाता है तो फिर उस पर टेस्ट कर लो। तो ये वाली बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है जो बाद में काम आती हैं।
हमने यहाँ पर बात कर ली इस पॉइंट में कि डेटा को एक्सप्लोर करना। अब डेटा को प्रिपेयर किया जाता है और प्रिपेयर करने के बाद जो है उसमें अंदर फंक्शंस लिखे जाते हैं। फंक्शंस देखो, अब दो चीज़ होती है। एक होता है नॉर्मली, मैं ये गलती करता था इसलिए बता रहा हूँ, नॉर्मली जब भी मुझे डेटा मिलता था मैं स्टार्ट कर देता था खड़खड़ खड़खड़ और वो गूगल कोलाब पे जुपिटर पे जो है वो बस लिखता चला जाता था। लेकिन प्रॉपर फंक्शंस डिफाइन करो। अब यहाँ पर ऊप्स का कॉन्सेप्ट आ जाता है या फिर एक प्रॉपर पाइथॉनिक वे आ जाता है कि तुम फंक्शंस बनाओ हर चीज के और उसके थ्रू जो है वो डेटा पास कराओ। अगर तुम्हें डेटा प्रिपेयर करना है तो फिर तुम्हें फ्रेश डेटा भी मिलेगा, तो तुम उस फंक्शन के थ्रू जो है वो पास कर दोगे, तो तुम्हारा जो रिजल्टेंट आउटपुट है वो आ जाएगा। तो इस पर ध्यान रखो कि अब जो है वो पाइथॉनिक वे में काम करना स्टार्ट करो, फंक्शंस बना के काम करो। सिर्फ रैंडमली कोड की लाइनें मत लिखते चले जाओ, ये मैंने ओवर द टाइम सीखा है। तो सारी चीज़ों का फंक्शन होना इंपॉर्टेंट है, चाहे वो डेटा क्लीनिंग हो, फीचर सिलेक्शन हो, फीचर इंजीनियरिंग हो और फीचर स्केलिंग हो, सारी चीज़ों के ऊपर। अब ये क्या क्या होती है इस पर मैंने वीडियो बनाई हुई, जाके तुम देख सकते हो। अब आगे बात करते हैं कि जो भी तुम्हारे एल्गोरिदम्स है, मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स है, उसको चूज कैसे करते हैं। देखो, इसमें कई सारी चीजें होती हैं। अगर तुम सुपरवाइज लर्निंग में जा रहे हो या सुपरवाइज लर्निंग में जा रहे हो, थोड़ी सी डिफरेंस सिनेरियो हो जाता है दोनों में। अगर सुपरवाइज लर्निंग में जा रहे हो तो फिर तुम्हारा अगर क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है तो वहां पर कंफ्यूजन मैट्रिक्स होता है और क्लासिफिकेशन रिपोर्ट होती है, प्रिसिशन, एक्यूरेसी, रिकॉल, बहुत कुछ होता है। तो वो जो मैट्रिक्स है उसके बेसिस पे तुम डिसाइड करते हो कि अगर तुमने रैंडम फॉरेस्ट लगाया, फॉर एग्जांपल लीनियर रिग्रेशन लगाया और लॉजिस्टिक रिग्रेशन लगाया, तो उन दोनों में से कौन सा तुम चूज करोगे वो डिपेंड करता है तुम्हारे वैलिडेशन मैट्रिक्स पे। और जो तुम्हारा मैट्रिक्स है वो डिफाइन करता है कि कौन सा बेटर एल्गोरिथम है उस पर्टिकुलर यूज केस में। तो वहां पर जो है वो तुम वैसे डिसाइड करते हो। तो इसी तरीके से जो तुम्हारे एल्गोरिथम्स है उसकी मैट्रिक्स निकालो, मैट्रिक्स को कंपेयर करो और कंपेरिजन के बाद जो है वो जो तुम्हारा बेस्ट ऑन द पॉइंट बेस्ट शॉट है उसको जो है वो आगे लेके चलो। इसमें बहुत सारी चीजें और डिटेल में हो सकती है। मैं सोच रहा हूँ वीडियो बनाऊंगा हर एल्गोरिथम पे कि रैंडम फॉरेस्ट कैसे काम करता है, लीनियर रिग्रेशन कैसे काम करता है, सो लॉजिस्टिक हो गया, नेव बायस हो गया, वो एक अलग चीज है। तो जो भी तुम्हारा बेस्ट है एल्गोरिदम, उसको यूज करो, उसको एम्प्लॉय करो और फिर आगे बढ़ो उसको लेके। अब जो भी तुम अच्छा एल्गोरिदम जो तुम्हें लगता है कि जो तुम्हारे उस यूज केस में बेस्ट फिट हो रहा है, उसको फाइन ट्यून भी करना पड़ता है। फाइन ट्यून यानी कि और थोड़ा सा लेवरेज करना पड़ता है, जिसे हम कह सकते हैं लेवरेज, जिसे हम कहते हैं। तो जब लेवरेज करोगे तो उसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे तुम्हारे क्रॉस वैलिडेशन हो जाती है, हाइपर पैरामीटर्स तुम लेते हो और उसकी क्रॉस वैलिडेशन करते हो। उसके बाद इंसेंबल मेथड्स हो जाते हैं। ये काफी सारी चीजें हैं। मैं तुम्हें यहाँ पर एक टाइमलाइन डिफाइन कर रहा हूँ कि ऐसे काम करना जब तुम अपना एक रियल वर्ल्ड में मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट कर रहे हो। तो ये चीजों का ध्यान रखना। कुछ चीजों पे वीडियो प्रेजेंट है पहले से, कुछ चीजों पे वीडियो आने वाली है। ओके, अब जब ये सारा कुछ कर लो, फाइन ट्यून भी कर लिया और अपना एक एल्गोरिथम सेट किया, फाइन ट्यून कर लिया, अब जब तुम प्रपोज करोगे सॉल्यूशन, यानी कि अब प्रपोजल, अब मतलब स्टेक होल्डर के पास, क्लाइंट के पास अब तुम जब जा रहे हो, तो किन बातों का ध्यान रखना। हर चीज जो की है उसको डॉक्यूमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी कोई भी चीज जो है वो क्रॉस वेरीफाई हो जाती है, तुम्हारे खुद के सेटिस्फैक्शन के लिए भी और क्लाइंट के सेटिस्फैक्शन के लिए भी। जो भी तुम कर रहे हो उसको ध्यान से डॉक्यूमेंट करना, चाहे वो ग्राफिक्स में हो, चार्ट्स में हो, रिपोर्ट्स में हो, डॉक्यूमेंट्स में हो, इन्फोग्राफिक्स में हो, कुछ भी हो, उसको डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है करना, उसको जरूर करना। उसके बाद एक बहुत अच्छी सी प्रेजेंटेशन क्रिएट करो कि जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट था उसको तुमने कैसे केटर किया, कौन सा एल्गोरिथम अप्लाई किया, एल्गोरिथम की जो एनालिसिस की उसमें जो बेस्ट एल्गोरिथम था वो कितना बेटर था और एल्गोरिथम से, इसकी एक बहुत अच्छी सी प्रेजेंटेशन जो है वो तैयार करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालती है किसी भी तुम स्टेक होल्डर या फिर क्लाइंट के पास जाते हो तब। उसके बाद जो है वो तुम हाईलाइट भी उसमें करो कि तुमने क्या कंट्रीब्यूट किया है, इस सॉल्यूशन को कैसे तुमने लेवरेज किया। उसके बाद जो भी तुम्हारा सॉल्यूशन बिजनेस ऑब्जेक्टिव को अचीव कर रहा है उसको एक्सप्लेन तो करो कि अगर जैसे कि तुमने अपनी एक इंडस्ट्री में 15% जो है वो तुमने प्रॉफिट जनरेट करवाया अपने मशीन लर्निंग मॉडल से, तो उस 15% को थोड़ा सा डिफाइन करो, उसको हाईलाइट करो, उस पर बात करो। क्योंकि ये जब तुम करोगे तो फिर वो वैल्यू क्रिएशन या फिर वैल्यू एडिशन का काम करता है कि तुमने एक प्री एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में ये वैल्यू जो है वो ऐड की है, तो उसको हाईलाइट करो। उसके बाद कभी भी जो है अपने इंटरेस्टिंग पॉइंट्स को, जो भी तुमने प्रेजेंट किए हैं या फिर जो तुमने काम किया उसको भूलो मत, उसको जरूर कहो वहां पे जब भी प्रेजेंटेशन में जाओ। तो जो तुमने एक्स्ट्रा चीजें की हैं, एक्स्ट्रा पॉइंटर्स या फिर एक्स्ट्रा वैल्यू एडिशन, वो सारी चीजें हाईलाइट करो। उसमें शाय ऑफ करने की जरूरत नहीं, शर्माने की जरूरत नहीं। जो भी तुमने किया है उस पर बात करो और उस पर बोलो
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। और लास्ट में ये हो जाता है कि जब ये सारा कुछ हो जाए तो फिर लॉन्च की तरफ जाओ और अपना जो भी एक मशीन लर्निंग मॉडल है उसको डिप्लॉयमेंट की तरफ ले जाओ और उसको लॉन्च कर दो। वो प्रोडक्शन रेडी हो जाएगा, उसको प्रोडक्शन रेडी करो और फिर उसकी मॉनिटरिंग और फिर लाइव परफॉर्मेंस और सारा कुछ जो है वो सारा कुछ करो। तो यहां पर मैंने तुम्हें कई सारे पॉइंटर्स बताए, जो तुम्हारा डेटा, सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट को डिफाइन करना, बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स को देखना, उसके बाद डेटा को लाना, डेटा को एक्सप्लोर करना, डेटा के ऊपर जो एल्गोरिदम्स है उसको डिफाइन करना और जो बेस्ट एनालिसिस एल्गोरिदम है उसको लेके आना, उसके बाद फिर उसको फाइन ट्यून करना, फिर तुम वहां पर जब क्लाइंट के पास जाओगे तो उस पे उसको प्रेजेंटेशन देना और सारी चीजों को जो है वो हाईलाइट करना। ये प्रॉपर एक मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट जो इंडस्ट्री में चलता है उसकी रियल लाइफ डेफिनेशन है, टाइमलाइन है, स्कोप है और इसका एक इसकी लॉन्जिटिविटी है, मतलब ऐसे जो है वो काम करता है। तो ऐसे काम करो। अब अगर तुम प्रोजेक्ट स्कूल्स में कर रहे हो, यूनिवर्सिटी में कर रहे हो, कॉलेजेस में कर रहे हो, इंस्टीट्यूट्स में कर रहे हो, तो भी इन चीजों को जब तुम मेंटेन करके चलोगे, ये वाली प्रैक्टिस कोई बताता ही नहीं है। मैंने जितना ऑब्जर्व किया है कि नॉर्मली लोग कहते हैं बस मशीन लर्निंग ऐसा बनाओ, पाइथन यू सीख लो, लेकिन ये जो एक फॉर्मल एक वर्क फ्लो है मशीन लर्निंग मॉडल्स का, वो कि नहीं बताता, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो में मैंने बताया कि कैसे जो है वो मशीन लर्निंग और कैसे एग्जैक्टली रियल वर्ल्ड में जो है वो डिप्लॉय होती है और क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो में मजा आया होगा और मैं बहुत मेरी एनर्जी और इंतजियाज्म थोड़ा बढ़ जाता है, लेकिन मैं बहुत आराम आराम से इस वीडियो में जो है वो सारी कवरेज कर रहा हूँ। तो तुम मुझे बताना कि वीडियो कैसी लगी और किन टॉपिक्स पे वीडियो चाहते हो आने वाले टाइम में, वो कमेंट में जरूर बताओ और उन चीजों को मैं कवर करूंगा। मैं मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स पे सोच रहा हूँ वीडियो बनाने का, जैसे एसवीएम हो गया, लॉजिस्टिक रिग्रेशन हो गया, डीआईकेडब्ल्यू हायरार्की पे वीडियो बहुत जल्द आने वाली है कि आखिर डीआईकेडब्ल्यू हायरार्की होती क्या है, पढ़ते तो हो, पढ़ने का तरीका क्या है, या फिर डेटा इंफॉर्मेशन नॉलेज विजडम। मैंने अभी मैं जब स्कूल्स में जाता हूँ और वहां पर वर्कशॉप्स करता हूँ तो फिर वहां पे मैंने ऑब्जर्व किया है कि लोग जो है जब इंफॉर्मेशन को डिफाइन करते हैं तो डेटा का यूसेज करते हैं, जब डेटा को डिफाइन करते हैं इंफॉर्मेशन का यूज करते हैं, मतलब इंटरचेंजेबली यूज करने लगते हैं, लेकिन डिफरेंस है, तभी उसकी जो टर्मिनोलॉजी है वो डिफरेंट है। तो उस पर भी बात करेंगे क्या कि डीआईकेडब्ल्यू हायरार्की होती क्या है। बहुत मजेदार चीज है, मैंने भी अभी रिसेंटली ही सीखी है और बहुत अच्छा है ना, बहुत मजेदार चीज है। तो ये वीडियो जो है वो आने वाली हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो मैं वैसे नॉर्मली कहता नहीं हूँ, अगर वीडियो पसंद आई तो फिर चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट सारी चीजें जो भी तुम्हें सही लगता है करो। और नई वीडियो आने वाली है और मैं वही बात कहूंगा, चाहे टॉपिक कोई भी हो, लेकिन मैं इस पे एंड करता हूँ सारी चीजें कि तू ही नहीं है, बस वही है।